आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। चलिए, आ रही है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, हंस दीजिए। आ रही है, चलिए आ रही है आवाज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके का आपके टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से मत्स्य मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। वन को ऑप्शन देना है और वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, विराटनगर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अशोक कौन सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या राइट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, वेलकम है, सभी का वेलकम है। कह रहे सम्राट अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था। यहां पर जो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा 2 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों, याद रखिए नंबर जिसका भी आ रहा है महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, जो कि जवाब लगभग सभी का सही है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि शतमान निम्न में से किस धातु का बना सिक्का था। दोस्तों शतमान ये दोस्तों आपके मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में था, यह आपका चांदी का बना सिक्का होता था। तो यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। याद रखिए ये शतमान किस काल से है, तो आपके याद रखिए मौर्य काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसे शतमान कहते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य में बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य में बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। निर्यात, निर्यात समझ रहे हैं ना, जिसको बेचा जाता था। तो दोस्तों ये है आपका काली मिर्च, ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, काली मिर्च इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि योग दर्शन का प्रवर्तन किसने किया था। चलिए बताइएगा कि योग दर्शन का जो प्रवर्तन किया वो किसने किया था। योग दिया है तो योग आपके कौन है, तो ऑप्शन देखिए आपका बनेगा बी नंबर है, महर्षि पतंजलि, जिसका भी ऑप्शन आया है यहाँ पर राइट हो जाएगा, महर्षि पतंजलि हो जाएगा। क्लियर है भाई इतना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइएगा कि कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो किसने किया था। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र था आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर जो बुद्धू भगत थे, ठीक है, बुद्धू भगत, जो कि ऑप्शन है कौन, यहाँ पर आंसर है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, बुद्धू भगत इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी। चलो दिया गया है भारत में पहली बार रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा 1853, जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और किसके समय, तो आप कहेंगे डलहौजी के समय, किसके समय, डलहौजी के समय आपकी, डलहौजी के समय आपकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये आपकी कब चली थी, तो बंबई से थाने तक पहली बार यहाँ पर चली थी गाड़ी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइएगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 8 नंबर में, और 8 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, याद रखिएगा ये हैं आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसका भी ऑप्शन है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखिएगा 1876 में, ठीक है, और किसके सहयोग से, तो आनंद मोहन बोस के सहयोग से इसकी स्थापना किया था। इसे ही हम लोग भारत संघ कहते थे। कहां पर किया था, कलकत्ता में किया था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। इनमें से बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष रही हैं इनमें से कौन रही हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, सुचेता कृपलानी होगा क्या। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर 9 नंबर में सी नंबर है, एनी बेसेंट, क्या, एनी बेसेंट। ये जो आपकी थी आपकी 1917 में, है ना, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रही थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही थी। दोस्तों याद रखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार ये करना होगा, प्रथम लगा देता तो हो जाता, क्योंकि सुचेता कृपलानी ये भी 1925 में आपकी बनी थी कानपुर अधिवेशन में। तो इसमें थोड़ा सुधार करके हम लोग आंसर है यहाँ पर सी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन यहाँ पर अगर मान लो प्रथम लगा देती प्रथम महिला अध्यक्ष तो आपका आंसर बिल्कुल बेटर हो जाता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है
कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन बिल्कुल छपा हुआ मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में ये 7 अगस्त, कितने 7 अगस्त 1905 को, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 11। देखिए आपसे कह रहा है नगोया, यहाँ पर जहाज निर्माण होता है, ये सही है। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र का निर्माण होता है। आनंद आपका दुग्ध उद्योग के लिए जाना जाता है। वाशिंगटन दिया है लौह उद्योग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन जो कि डीसी ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है और यह लौह इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन स्थानांतरणशील का मतलब स्थानांतरणशील कृषि का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पर जो स्थानांतरीकरण जो आपकी कृषि होती है, मतलब एक बार बोइए इसके बाद दूसरी जगह आप बोएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर में ये थोड़ा कठिन आपका है। देखिए चेना भी आपका इसमें आता है, फैंग भी आता है, मिल्पा आता है, लेकिन जो फजेंडा है दोस्तों, फजेंडा शब्द आपने सुना होगा, ये आपके चाय के बागान होते हैं, है ना। चाय के बागान हैं जो कि आपके दक्षिण अमेरिका में काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। ये कहवा बागान को कहते हैं ना, फैजेंडा, ये ब्राज़ील में कहवा बागानों को कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि के रूप में यहाँ पर कह सकते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अब इसको तुक्का मारना होता तो मार सकते थे, कैसे मार सकते हैं, आपको मालूम है चाय के जो बागान हैं वो स्थानांतरित तो होंगे नहीं कि बार बार बदल दिया जाए, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है डांडी, है ना। डांडी में ये जूट उद्योग है। लेनिनग्राड आपके पोत निर्माण है। हल्दिया आपका दिया है पेट्रो रसायन और पिट्सबर्ग दिया है मोटर गाड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 13 नंबर में वो ऑप्शन दोस्तों आपका डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित आपका नहीं है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये डेट्राइट होता है, जहां पर मोटर गाड़ी बनती है उसे हम लोग डेट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेट्राइट कहते हैं। और ये पिट्सबर्ग में क्या होता है, तो लौह इस्पात होता है। क्या होता है, लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहे निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर भारत में एक नदी है जो भ्रंश घाटी, भ्रंश मतलब होता है दो पर्वतों के बीच से निकल गई जो आपकी जगह होती है ना, दरार जिसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी आपकी नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है ना, ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, जो सतपुड़ा पर्वत है और अरावली जो आपकी पहाड़ियाँ उनके बीच से गुजरती हैं। ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा नदी जो कि आप देखिए कि आपके अरब सागर में गिरने वाली ये आपकी क्या है, सबसे बड़ी नदी है और सीधी आती है। क्या, ये सीधी आती है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए तब तक। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक निम्न में से कहां पर स्थित है। चलिए प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक निम्न में से कहां पर स्थित है। यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा 15 नंबर में। देखिए 15 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर है, उत्तर अटलांटिक महासागर। याद रखिए इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक महासागर में ये आपका स्थित है। और यहाँ पर देखा जाए जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं काफ़ी मतलब काफ़ी क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है यहाँ पर ठंडी जलधारा भी आती है और गर्म जलधारा भी आती है। जब दोनों ही मिलते हैं तो वहीं पर क्या होता है, मछलियाँ ज़्यादा आती हैं। तो ये मछलियों का जो पकड़ी जाती हैं काफ़ी हद मतलब काफ़ी मात्रा में पकड़ी जाती हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी। 16 नंबर में। चलिए देखिए हमने एक ट्रिक से आपको बताया था कि अगर चकबंदी आता है तो चा से चकबंदी, चा से चौवन, तो आपका 1954 में स्टार्ट हुई थी चकबंदी और बही से हो जाएगा 92। तो याद रखिएगा 1992 में स्टार्ट हुई थी किसान बही योजना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भू आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों में से सत्य कथन का
चयन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है और इसमें से आपको कूट के ऑप्शन के रूप में आपका होगा, है ना। और यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपको पढ़ना है, कह रहा है कि इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था? तो आपके तेलंगाना क्षेत्र में एक पोचमपल्ली ग्राम है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और यह गांधीवादी विचारधारा से आपका प्रेरित आपका है, जो कि स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। मतलब ये सभी पॉइंट आपके जो हैं वो भू आंदोलन से जुड़े हुए सभी सही हैं, ठीक है। प्रारंभ याद रखिए किसके द्वारा? विनोबा भावे। कहाँ पर? तेलंगाना के पोचमपल्ली। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा सत्य दिया गया है। देखिए कुछ योजनाएं आपकी दी गई हैं और आपका दिया है ट्राइसम योजना। देखिए ट्राइसम योजना ये आपके 1979 में आपकी शुरुआत की गई थी, जो कि आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर पहला ही पॉइंट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा भूमि सुधार कार्यक्रम शामिल नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आपके हैं, थोड़ा सा कठिन तो आपको लगेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं भूमि सुधार कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है क्या? सहकारी है, चकबंदी है, जमींदारी भी है। लेकिन भाई किसानों को जो आवास ऋण है ये क्या भूमि सुधार हो रहा है? क्या इससे भूमि सुधार नहीं हो रहा है? तो ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया जो पोर्टल है वो आपका कौन सा है। चलिए कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया पोर्टल इनमें से कौन सा है 20 नंबर में? तो दोस्तों ये है आपका ई नाम। क्या है? ई नाम जो आपका है ये 2016 में प्रारंभ किया गया था। 2016 में प्रारंभ किया गया था, जो राष्ट्रीय बाजार जो आपका प्लेटफार्म है ई नाम, ताकि जो किसान के द्वारा उत्पादन होता है उसकी बिक्री को सुविधापूर्वक बनाया जा सके। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए कुछ कठिन क्वेश्चन आपके निकल चुके हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कठिन लगते हैं। तो इकोनॉमिक्स की काफ़ी क्लासें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी इकोनॉमिक्स आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग तैयार वगैरह हैं कि नहीं? काफ़ी अच्छी तरीके से, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए देखो दिया है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं कहाँ से? ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये भाग 3 में आते हैं। किसमें? भाग 3 में आते हैं। और भाग 3 में कहाँ पर? तो आपके आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आपके 35 तक इनका प्रावधान है। और दोस्तों मौलिक अधिकार कैसे हैं? ये वाद्य योग है। वाद्य योग मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जाएंगे तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। चलिए मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार आपसे हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझ कर लगाइएगा, नहीं गलती हो जाएगा। आपसे कह रहा है मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब जब बनकर तैयार हुआ था तब आपके संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रखी गई थी? 7 रखी गई थी। 7 रखी गई थी। देखिए फिर हमारे बताने के बावजूद भी आप लोग गलती कर रहे हैं। हम आपको बता भी रहे हैं मूल संविधान, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 86 नंबर संशोधन में यहाँ पर क्या हुआ, जो संपत्ति का अधिकार था 44वें नंबर में, कौन 44वें नंबर का जो संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया तो कितने बचे? फिर 6 बचे। तो इसलिए आपको मूल संविधान पूछे तो ऑप्शन डी लगाना है, और ये गलती सबसे हो सकती थी, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बताइएगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना जो की गई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखो अधिनियम पूछा है, और अधिनियम पूछा है तो याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का अधिनियम था, इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। अच्छा अगर हम आपसे एक क्वेश्चन कर ले यहाँ पर कि जो सबसे पहले आपके मुख्य न्यायाधीश बने थे, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, उनका नाम क्या था। चलिए बताइएगा कि जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम क्या है। एलिजा एम्पे, ठीक है। क्या हो जाएगा? एलिजा एम्पे, ये सबसे पहले आपके क्या थे? ये न्यायाधीश थे। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए राष्ट्रगान का सम्मान करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, जो भी आपके धरोहर वगैरह हैं उनकी रक्षा करना।
प्राकृतिक वातावरण और संरक्षण व सुधार करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना, मतलब 24 नंबर की अगर बात करें तो कौन सा आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रगान भी है, राष्ट्रीय संपत्ति है, प्राकृतिक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। यहाँ तो सभी दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा कौन सा, डी वाला। याद रखिएगा जो आर्टिकल नंबर आपका 49 है ना, ये जो आपका है आर्टिकल नंबर 49 है, ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका आर्टिकल नंबर 49 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्थानों व स्मारकों की रक्षा करना, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। मतलब समझ गए, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय संपत्ति है, प्राकृतिक वातावरण है, ये जो आपके हैं है ना, ये तो आपके हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य में ये नहीं आता है, ये आता है नीति निर्देशक तत्व में। आर्टिकल नंबर जो आपका 49 है उसमें ये शब्द दिया गया है। ठीक है, जो आपका डी नंबर दिया है ये आर्टिकल नंबर 49 में दिया गया है, ये आपका क्या है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है। ये पॉइंट आपसे है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है। बताइएगा, आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होती है। यहाँ पर 25 नंबर में देखिए, 25 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों कार्यपालिका शक्ति जो होती है किसके प्रति, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, राष्ट्रपति हो जाएगा, क्योंकि संघ की कार्यपालिका है। वैसे एक शब्द और लगा देता ज़्यादा बेटर हो जाता, वास्तविक शक्ति, क्या वास्तविक शक्ति लगा देता तो और बेटर हो जाता, तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाता। ये आर्टिकल नंबर आपको 53 में बताया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रंगीन टेलीविजन में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है कि जो रंगीन टीवी होती है ना, रंगीन टीवी होती है उसमें कितने कलर यूज होते हैं, 2 कलर, 3 कलर, 7 कलर क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, इनको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। याद रखिएगा, ये प्राथमिक रंग से ही सभी रंगों का निर्माण हो जाता है, इसलिए रंगीन टीवी में सिर्फ 3 ही रंग होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विद्युत फ्यूज निर्मित होता है। जो विद्युत फ्यूज होता है इसका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों इसका निर्माण किया जाता है टिन और सीसा से। टिन और सीसा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। दोस्तों इसमें क्या होता है, टिन का जो परसेंटेज होता है वो 63% होता है और सीसा का जो परसेंटेज होता है वो 37% होता है। इन दोनों को मिलाकर ही विद्युत फ्यूज का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर करता है। चलिए, जल की स्थायी कठोरता हो एवं अस्थायी कठोरता है, इनको दूर करने के लिए आप कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, मतलब सोडियम कार्बोनेट डालकर उबाल दीजिए। ठीक है, जल में क्या करिए, सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए और इसके बाद उबाल दीजिए, तो स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला बताइएगा, क्वेश्चन है एपी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एपी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन होता है, एपी कल्चर। अच्छा क्वेश्चन है, एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। मधुमक्खी पालन जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, मधुमक्खी पालन होता है। और दोस्तों याद रखिए, सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन देखा जाए बिहार में होता है। बिहार की अगर बात करते हैं तो जो मधुमक्खियों को सबसे ज़्यादा जो रस प्राप्त होता है वो जो एक फल आता है, कौन सा, कीवी वाला फल। ठीक है, कीवी फल नहीं, एक और होता है जो बिहार में होता है, लीची। लीची, लीची से सबसे ज़्यादा उनको शहद प्राप्त होता है और लीची पाई जाती है कहाँ पर ज़्यादा, बिहार में। एक पॉइंट और होता है, मधुमक्खियों को जो पालन होता है वो किस महीने ज़्यादा होता है। तो याद रखिए अक्टूबर से दिसंबर के महीने। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर महीने में ही आपके जो मधुमक्खी का पालन आपका होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वृक्क में बनने वाली जो पथरी होती है बनी होती है। किडनी में जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है। आजकल तो पथरी बनना ये नॉर्मल बात हो गई है लगभग सभी के, है ना, आप देखे होंगे पथरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वृक्क में बनने वाली पथरी अर्थात जो किडनी में बनती है पथरी वो किसकी बनी होती है। ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और जिसकी भी पथरी होती है उससे कहा जाता है कि आप टमाटर मत खाइएगा। क्यों, क्योंकि टमाटर में भी कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, इस वजह से बोला जाता है टमाटर मत खाइए। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और पालक को क्यों मना करते हैं, क्योंकि पालक में होता है आयरन और जब आयरन होगा तो उसे और मजबूत बनाएगा, है ना, तो इस कारण से ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा निंदा का विलोम है। चलिए,
निंदा का विलोम पूछा गया है, और निंदा का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? निंदा मतलब किसी की अगर आप बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो भाई उसको खुश करने के लिए आप उसकी प्रशंसा कर दीजिए। प्रशंसा कर देंगे इसका मतलब आपका हो जाएगा स्तुति, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द इनमें से क्या है? देखो सार्थक दिया है विरोधी, तो विरोधी पक्ष का कह रहा है सार्थक, तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग विपक्षी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विपक्षी बोलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लोकसभा में भी विपक्ष का नेता होता है, और विपक्ष का अगर ना हो तो भैया सरकार नहीं चल सकती है, वो अपने मन की मानी करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को डर होता है कि अगर मन की मानी करेंगी तो विपक्ष हमारा क्या कर देगा? वाट लगा देगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। इसको ऑप्शन आपको ए लगाना है, भूतपूर्व मत लगाइए। भूतपूर्व तो होता है ना, जैसे कोई प्रधान रहा है आपके गांव में, बोलते हैं भूतपूर्व प्रधान आ गए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया जो पहले कभी ना हुआ हो, ये होता है अभूतपूर्व। ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? मतलब इसका वचन बदलता रहता है। देखो बेटा दिया है, काका है, चाचा है और फूफा है, तो भाई फूफा का वचन बदलेंगे क्या? नहीं बदल सकते। काका, यहाँ पर देखिए बेटा, बेटा का बदल जा सकता है। बेटा शब्द एक वचन मतलब कह सकते हैं बेटा का वचन बेटे होगा। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। एक सा नहीं रहता है, इसका बदला जा सकता है, लेकिन इन तीनों का वचन नहीं बदल सकते हैं। बेटा का बदला जा सकता है कि भाई एक बेटा है, हमारे 3 बेटे हैं, तो इसका क्या हो गया? बेटे बहुवचन हो जाएगा, तो इस कारण से ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक निम्न में से किस संधि विच्छेद का उदाहरण है? देखिए प्रत्येक को अगर तोड़ते हैं तो आप क्या तोड़ेंगे? प्रति धन एक तोड़ेंगे, प्रति धन एक तोड़ेंगे। दूसरी बात हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि जब या दिया हो और वा दिया हो और इसमें कोई आधा अक्षर लगा हो तो समझिएगा कि वो कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पर आपका यड़ संधि होगा। ये आपको पहचानने की ट्रिक आपको बताया भी गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत एवं चीन की सीमा को जाना जाता है। भारत और जो आपकी चीन है, उस चीन की और भारत के बीच एक सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए 47 को ऑप्शन दीजिए सभी लोग, जल्दी से बताइए। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैक-मोहन रेखा। ठीक है, कौन है? मैक-मोहन रेखा। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर जो आपका रेड क्लिफ रेखा है, ये आपकी किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्न में से किस देश की राजधानी कोनाको है? क्या है? कोनाके है, कोनाक्रे। देखिए 48 नंबर में, देखिए 48 का जो ऑप्शन है गिनी, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा, जो आपकी राजधानी है वो आपकी गिनी की है। कहाँ की है? गिनी, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों घाना की राजधानी पूछा जाता है, तो घाना की राजधानी क्या हो जाएगा? अक्रा। क्या हो जाएगा? अक्रा हो जाएगा। घाना की भी पूछी गई है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। और केन्या की राजधानी तो बहुत बार पूछा गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी। क्या है? नैरोबी। नैरोबी, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाएगा। अच्छा एक बताइएगा, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। क्या है? काहिरा हो जाएगा, काहिरा हो जाएगा। ठीक है, तो राजधानियाँ जैसे हम पढ़ाते हैं उनको जरूर नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? चलिए भाई बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये हर एक मॉडल पेपर में आपको मिलेगा, ये है आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप दोस्तों जो बसा हुआ है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में। कितने? 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि लक्षद्वीप की भाषा क्या है? चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, लक्षद्वीप की भाषा इनमें से क्या होगी? लक्षद्वीप की भाषा क्या हो सकती है बताइए? लक्षद्वीप की जो भाषा होगी वो क्या होगी? तो मलयालम होगी दोस्तों, मलयालम। मलयालम ये आपके केरल की भी है, मलयालम आपके केरल की भी है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र आपका कौन सा है? सबसे ज़्यादा मतदाता लोकसभा क्षेत्र में से पूछा गया है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बाहरी दिल्ली है, यहाँ पर आंसर है ए नंबर हो जाएगा। बाहरी दिल्ली ये लोकसभा में सबसे ज़्यादा मतदाता है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है आपके कहाँ पर, जो अभी बताया लक्षद्वीप। ठीक है, वहाँ पर सबसे कम मतदाता क्षेत्र है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 51 नंबर ऑप्शन लॉक करना है।
देखिए विश्व खाद्य दिवस होता है तो 16 अक्टूबर होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगर हम आपसे पूछे 6 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, दोस्तों 6 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व वन्य प्राणी दिवस। क्या? विश्व वन्य प्राणी दिवस। 24 अक्टूबर को तो याद रख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 21 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 21 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। ठीक है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाते हैं। एक होता है कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं, ये पूछे जाने वाले हैं। देखिए आपसे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा आपके जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। अगर पूछे कि भैया यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 11 अप्रैल 1919 को स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है चार मीनार स्थित है। चार मीनार स्थित है, किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चार मीनार। और चार मीनार की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी नंबर है। अगर हम आपसे पूछे भाई चार किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण जो करवाया वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसे? कुली कुतुब शाह ने कराया था। इसको नोट करिएगा, पूछा भी गया है। कुली कुतुब शाह, ठीक है, इसने करवाया था। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ईरानी ट्रॉफी ये संबंधित है आपकी क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। और भी ट्रॉफियाँ होती हैं जैसे दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये आपकी इनसे हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन हैं? नेम्स ऑफ द वुमेन के जो लेखक आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? नेम्स ऑफ द वुमेन, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई इसका जवाब देना है। देखिए आपका जो आंसर आपका हो जाएगा 55 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए जीत थाइल। क्या? जीत थाइल इसके आंसर है राइट हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए बताना है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या होता है दोस्तों? एसिड रेन जो होती है उसमें क्या क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से बस आपको सुनना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट पेपर मॉडल पेपर के बाद हम आपको जो सॉल्व कराते हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं जिनको आपको डेली पढ़ना है। जब डेली पढ़ेंगे तभी आपके क्या होंगे, ये कंप्लीट होंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है बुलर झील जो आपकी है ना, और आपकी डल झील, ये कहाँ पर है? तो आपके देखिए जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं। ठीक है। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी लोग वीडियो को भी लाइक करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखो बुलर झील है और डल झील है, कहाँ पर? आपकी जम्मू कश्मीर में। अगला दिया है सुकना झील। सुकना झील कहाँ पर है? तो आपकी चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। नैनीताल, दोस्तों जो ताल संबंधित झीलें मिलेंगी वो मिलेंगी आपके उत्तराखंड में। लेकिन एक झील और आपकी है ताल, भीमताल। भीमताल कहाँ पर है? एमपी में है। तो याद रखिएगा भीमताल को छोड़कर जितने भी ताल मिले वो आपके उत्तराखंड, अर्थात नैनीताल, जितने भी आपके खुरताल, भीमताल, ये सब मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नैनीताल, भीमताल, ये कहाँ पर? उत्तराखंड में है। अगला है सांभर झील जो कि आपके खारे पानी की झील है। सांभर झील खारे पानी की झील है जो कि आपके दोस्तों कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान में है। पुष्कर झील कहाँ पर है? आपके राजस्थान में है। अगला नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील, नक्की झील आपके कहाँ पर है? राजस्थान में, ये भी है। अगर आप पूछा है लोनार झील कहाँ पर है, तो लोनार झील आपकी कहाँ पर है? तो आपके महाराष्ट्र में है। हमने बताया है कि जो आपकी लोनार झील है ये ऐसी झील है जो कि आपकी कहा जाता है ज्वालामुखी से क्रिएटेड है, अर्थात ये क्रेटर झील के रूप में है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि परशुराम कुंड झील जो आपकी कहाँ पर है? परशुराम कुंड झील ये कहाँ पर है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आपकी है। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया है फुलहर झील, और फुलहर झील जो आपकी है ये कहाँ पर है? तो फुलहर झील है आपके कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पर है? तो आपकी पीलीभीत में। पीलीभीत में। अगला है
चिल्का झील किस राज्य में है? तो आपके उड़ीसा में है। और जो चिल्का झील है वो आपकी कैसी है? भारत की लैगून झील है। कैसी है? लैगून, खारे पानी की है। यहाँ पर दिया है लोकटक झील। लोकटक झील ये कहाँ पर है? आपके मणिपुर में है। दोस्तों याद रखिए, लोकटक झील में ही विश्व का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि निजाम सागर किस राज्य में है? चलिए, निजाम सागर जो आपकी झील है ये आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है? आपके हैदराबाद हो जाएगा। और अगला है साल्ट लेक झील किस राज्य में है? देखिए दिया गया है साल्ट लेक झील है, ये आपकी कहाँ पर है? साल्ट लेक झील। तो दोस्तों यहाँ पर ये कलकत्ता में हो जाएगा। अगला दिया है कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगला आपसे कह रहा है कि पुलिकट झील कहाँ पर है? बताइएगा। पुलिकट झील आपसे है, पुलिकट झील जो आपकी है ये कहाँ पर है? पुलिकट झील जो आपकी है ये कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। तो याद रखिए, पुलिकट झील जो आपकी है ये कहाँ पर है? तो ये कहेंगे आप कहाँ पर भाई? तमिलनाडु कहेंगे, आप कहाँ पर कहेंगे? जल्दी से बताइए। जो पुलिकट झील है वो आपकी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है? क्या बताएंगे आप लोग? जल्दी से बताइए, क्या आंसर इसका राइट हो सकता है? याद रखिए, ये बीचों बीच पड़ जाती है ना, तमिलनाडु में भी और आपके आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर जब ऐसा होता है तो तमिलनाडु में इसका 60% जो लगभग 60% तमिलनाडु में है और 40% क्या है? आंध्र प्रदेश में है। तो इस कारण से इसका जब आंसर लगाएंगे तब आप क्या जवाब देंगे? तमिलनाडु ज़्यादा बेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला दिया गया है प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, मतलब कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है। देखो दिया गया है आपका बैरोमीटर। दोस्तों बैरोमीटर जो आपका होता है ये क्या करता है? ये वायु के दाब को मापता है, वायु दाब मापता है। अगला है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग होता है हृदय और फेफड़े की जो गति होती है उसको सुनने के लिए होता है। अगला है कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ का जो प्रयोग होता है वो आपके हृदय की गति को जांचने में किया जाता है। बस ध्यान से सुनते रहिए, हमने बताया है, क्लास में बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। देखो दिया गया है आपसे, कह रहा है हाइड्रोमीटर का प्रयोग। तो हाइड्रो मतलब होता है जल, तो इसका मतलब हो जाएगा द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने में किया जाता है। अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर का प्रयोग क्या होता है? तो मैनोमीटर होता है भाई, ये वायु की होता है, पौधे की जड़ नहीं होगा। यहाँ पर वायु की जो आपका होता है, वायु की दिशा के बारे में मापता है। अगला दिया है रेन गेज। रेन मतलब बारिश। तो दोस्तों यहाँ पर वर्षा का जो मापक होता है वो रेन गेज के माध्यम से मापा जाता है। अगला दिया है रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल का प्रयोग क्या होता है? तो देखिए, रेक्टर स्केल से होता है भूकंप की तीव्रता की मापन। कितना भूकंप आया? 5.6 ऐसे आता है ना, तो ये रेक्टर स्केल से ही मापा जाता है। अगर यहाँ पर बोले कि जो सेस्मोग्राफ होता है ये क्या होता है? तो वो जो भूकंप का अध्ययन होता है, भूकंप का अध्ययन होता है वो सेस्मोग्राफ से करते हैं। अगला बताइएगा, कह रहा है फैदोमीटर। देखिए, फैदोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर होता है। अगला दिया है हवा की गति। तो हवा की गति हो जाएगा, यहाँ पर देखो हाइग्रो दिया है, जबकि हवा की गति क्या होना चाहिए? आपका एनमोमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हवा की गति हो गई, वायुमंडल की आर्द्रता, अपेक्षित घनत्व हो जाता है। अगले पॉइंट में आइएगा, उपकरण उनके कार्य। देखो सेस्मोग्राफ, देखो दिया गया सेस्मोग्राफ, तो वही अभी बताया था भूकंप मापी यंत्र होता है, मतलब भूकंप कह सकते हैं अध्ययन होता है। देखो दिया है सेक्सटेंट का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? तो सेक्सटेंट का प्रयोग होता है दो वस्तुओं के बीच जो कोणीय दूरी होती है उसके मापन के लिए होता है। अमीटर का प्रयोग क्या होता है? तो अमीटर का प्रयोग पहियों द्वारा तय गई नहीं, अमीटर वाला ये नहीं होगा। चलिए आगे अपना पॉइंट हो चुका है। अगला बताइएगा, यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? चलिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने लिखा है उसको छोड़ दीजिएगा। देखो दिया भारत का राष्ट्रीय गीत जो आपका है किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। अगला है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? चलिए बताइएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जो कहा वो किसने कहा था? तो यहाँ पर देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो आपका कौन सा है? राष्ट्रीय पंचांग पूछा गया है, और राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका जो शक संवत है, शक संवत आपका ही आधार माना जाता है। अगला है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि क्या है? तो आप कहेंगे 52 सेकेंड है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला दिया है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? चलिए, रेडियो एक्टिवता की जो खोज किया वो तो किसने किया था? हेनरी बैकरेल ने किया था, हेनरी बैकरेल। अगला है पेस मेकर। पेस मेकर का संबंध क्या है? तो ये होता है आपके हृदय से। किससे होता है? हृदय से होता है। अगला दिया है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों ये मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि,
यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो कि आपके है मास्टर ग्रंथि हो जाएगी, ये मटर के दाने की जैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप इनमें से क्या है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप इनमें से कौन है, तो यहाँ पर देखिए हीरा हो जाएगा, हीरा होता है जो कि सबसे ठोस भी होता है। अगला है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, एक भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। तो एक्सरे की जो आपकी खोज किया था वो रोंटजन ने किया था, किसने किया था, रोंटजन ने किया था। अगला देखो यहाँ पर दिया गया है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। देखो क्वेश्चन आपका पिछली बार रिपीट एग्जाम में पूछा गया था, देख सकते हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो आपके तांबे का खोज सबसे पहले किया गया था, जो कि यहाँ पर तांबा हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। चलिए, कोई अंतरिक्ष यात्री अगर आपका जाता है तो उसे जो आपको दिखाई देगा बाहरी वातावरण वो कैसा होगा, तो ये होगा काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये बाह्य आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार जो किया वो किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो, किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। और अगला दिया है कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल उसका नाम क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाधि स्थल किसकी, महात्मा गांधी की, तो यहाँ पर राजघाट क्या हो जाएगा, राजघाट हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, ठीक है, सभी लोग वीडियो को भी लाइक करते हुए चलेंगे। देखो दिया है भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी बम्बई, है ना, जो कि वर्तमान मुंबई से थाने तक चली थी, कब चली थी, तो आपके 1853 में चली थी, याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। देखो यहाँ पर दिया है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो आपके कोलकाता में, कहाँ पर है, आपके कोलकाता में। अगला दिया गया है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1853 में। अगला आपसे दिया गया है कि सर्वप्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। देखिए सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये है आपके राकेश शर्मा, जो कि आपके 1984 में आपके गए थे। अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी हो जाएंगे। और अगला आपका पॉइंट दिया गया है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह, देखिए बंदरगाह जो कि समुद्र किनारे होते हैं, या तो आपके क्या होंगे, पूर्वी तट पर होंगे, मतलब पश्चिमी तट में होंगे, या तो पूर्वी तट पर होंगे। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में है, तो कोलकाता बंदरगाह ये आपके पश्चिम बंगाल जो कि हुगली नदी पर आपकी है, ठीक है ना। और अगला है मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, देखो ये दिया गया है मुंबई बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपके महाराष्ट्र जो कि अरब सागर में आपका है। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है, अरब सागर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है, ठीक है। और अगला आपसे दिया गया है मार्मगाओ बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो आपकी गोवा में है, ये भी अरब सागर में है। यहाँ पर पारादीप बंदर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, जो कि बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। और अगला है न्यू मंगलोर बंदरगाह, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह ये आपके कर्नाटक में जो कि अरब सागर में है। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपके केरल जो कि आपके अरब सागर में है। मैक्सिमम आपके बंदरगाह तो आपके यहीं पर हो गए। और अगला जो आपके दिए हैं भारत के प्रमुख मंदिर, तो भारत के प्रमुख मंदिरों को हम लोग कल पढ़ाएंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं इसे हम लोग कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, पढ़ने में आनंद आया है कि नहीं आया है, आप लोग कहाँ से ये भी कमेंट कर दीजिएगा। डेली जब कमेंट करें हमें पता चल जाएगा कि नहीं आप कहाँ से हैं। कमेंट आपके जरूर पढ़ते हैं, आप देखते होंगे कि ऑफलाइन जो कमेंट करते हो हम उसको देखते हैं, सीन भी करते हैं, ठीक है ना। कितने लोग पहली बार जुड़े हैं उतने लोग जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है।